एवरीवन, चलिए आइए स्टार्ट करते हैं अपने आज के कॉन्सेप्ट के साथ। तो हम लोगों ने कल जो पढ़ा था वो क्या था हमारे पास, बिजनेस रिपोर्ट्स। अब बिजनेस रिपोर्ट की कुछ कैटेगरीज हमने पढ़ी थी, अलग अलग कैटेगरी का अलग अलग मतलब था। तो हम आइए अपनी कैटेगरीज का देखते हैं क्या है। कैटेगरीज के अंदर आएगा हमारे पास क्या, राइटिंग इफेक्टिव बिजनेस रिपोर्ट। अब उसके अंदर है हमारे पास कि हम इफेक्टिव बिजनेस रिपोर्ट कैसे लिख सकते हैं, बिजनेस रिपोर्ट कैसे लिखनी चाहिए, आपको क्या लगता है क्या क्या चीज़ें आनी चाहिए बिजनेस रिपोर्ट लिखने के अंदर? गाइडलाइंस नहीं पूछ रही मैं आपसे कि कैसी होनी चाहिए, इसमें लिखना क्या क्या चाहिए इसके अंदर जब भी स्टार्ट करोगे। डिसीजन मेकिंग, वेरी गुड। और फैक्ट्स लिखना है और वेल ऑर्डर्ड, ठीक है जी। और 4 बच्चे और 4 बच्चों के पास सिर्फ 3 पॉइंट्स। डाटा, ऑब्जेक्टिव और ये तो जनरल चल रहा है, ऐसा तो कुछ है ही नहीं कि जो तुम्हें लो से निकाल कर लेके आना पड़ेगा। जनरल जनरल चीज़ें कैसे लिखोगे तुम, कोई भी चीज़ें जब देखते ही पढ़ते ही समझ में आए। वेल ऑर्डर्ड, वेल स्ट्रक्चर, क्लियर होगा। ये तो हो गया हमारे कि उसकी क्वालिटी कैसी हो, जो आप सबने पढ़ाया वो क्वालिटी है जो हम कल पढ़ चुके हैं। मैं ये पूछ रही हूँ कि कोई भी रिपोर्ट लिखते हुए आप क्या लिखोगे उसके अंदर, कि पूरे हफ्ते में आपने क्या पढ़ा, रिपोर्ट दो, बताओ क्या लिखोगे उसके अंदर। आपने रिपोर्ट देनी है, आपने पूरे हफ्ते की, वीकली रिपोर्ट है ये, पीरियोडिक रिपोर्ट है, तो इस पूरे हफ्ते में आपने क्या किया बताओ। पहले तो ऑफलाइन क्लास के मजे लिए, यहाँ लिखोगे आप समरी, इस पूरे इसके अंदर आपने क्या क्या किया, कैसे कैसे आपने वर्किंग की, ठीक है जी। ये समरी आपने कर ली। अब इस समरी के बाद आपको की बेनिफिट्स क्या मिले, की हाइलाइट्स क्या हैं। अब आप लोगों को अच्छा लग रहा है कि ऑफलाइन क्लास में आ रही हो या नहीं अच्छा लग रहा है, तो जो भी आपकी की फाइंडिंग्स है, की हाइलाइट्स है, की एरियाज़ हैं, वो लिखोगे। जब सब कुछ लिख चुके हो तो लास्ट में आप कंक्लूड कर दो अपनी बातों को कि आखिर कहना क्या चाहते हो। समरी और हाइलाइट्स, इन सब का ओपिनियन क्या है, फाइनल बात, आखिरी बात। वो बोलते हैं लास्ट में 100 बातों की एक बात, तो वो आपका क्या है, कंक्लूजन है। और कंक्लूजन के बाद आपको अपना सिग्नेचर को कौन बताना पड़ेगा ना। तो यानी कि इसके अंदर क्या क्या चीज़ें हैं आपकी, एग्जीक्यूटिव समरी, एक तो समरी आएगी, की फाइंडिंग्स आएंगी, कंक्लूजन आएंगे, और पूरी बॉडी को किस तरह से स्ट्रक्चर किया गया है। यानी कि जैसे कि हमने जब बिजनेस लेटर लिखा था तो बॉडी को कैसे कैसे बाइफरकेट किया था, 3 पार्ट्स में बाइफरकेट किया था। कौन कौन से 3 पार्ट्स? बिल्कुल, ओपनिंग पार्ट, मिडल पार्ट और कंक्लूडिंग पार्ट। मिडल पार्ट को क्या बोलते हैं? मेन पार्ट या डिस्क्रिप्टिव पार्ट। जो डिस्क्रिप्टिव मतलब सारी डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन देता है, डिटेल्ड पार्ट बोल सकते हैं, ठीक है जी। अब ये बताता है कि इफेक्टिव बिजनेस रिपोर्ट क्या होती है, उसके अंदर क्या क्या एलिमेंट प्रेजेंट होते हैं। सबसे पहला एलिमेंट क्या है हमारे पास, ऑब्जेक्टिव ऑफ द रिपोर्ट, कि किसी रिपोर्ट में कोई ऑब्जेक्टिव होना चाहिए, कोई उद्देश्य होना चाहिए, आप उसको लिख क्यों रहे हो। फॉर्मेट ऐसा नहीं कि खिचड़ी बना दी, क्लियर होना चाहिए, बुलेट्स के लिखो, पॉइंट नंबरिंग डाल के लिखो, प्रॉपर दिखना चाहिए उसके अंदर क्या है, यूज़र ऑफ द रिपोर्ट। अगर आप अपनी रिपोर्ट लिख रहे हो स्टूडेंट्स के लिए तो इस तरीके से लिखो कि स्टूडेंट उस लैंग्वेज को पढ़ पाए। एक डॉक्टर अपने डॉक्टर टीम के लिए लिख रहा है तो वो इस तरीके से लिखेगा कि डॉक्टर को डॉक्टर की लैंग्वेज समझ में आती है, उसके अंदर जार्गन यूज़ कर सकता है। एक आईटी टीम आम जनता के लिए लिखती है, कोई भी साइट अपडेट हुई है, जैसे इनकम टैक्स साइट अपडेट हुई है, कई बार आपके मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स की साइट अपडेट होती है, तो जिसमें जो भी अपडेशन होंगे वो नॉर्मल लैंग्वेज में लिखते हैं ताकि जनता को समझ में आए। अगर उसमें टेक्निकल वर्ड वो डाल देते हैं हमें समझ में नहीं जाएगा, आधे से ज़्यादा ऊपर से टप जाएंगे हमारे। उसके बाद क्या है हमारा, रिक्विजिट इन्फॉर्मेशन और इनपुट्स डाटा, क्या क्या इनपुट्स थे आपके वो सब बताओ, उनको किस किस प्रॉब्लम्स के आपने सॉल्यूशन फाइंड आउट किए हैं। फिर आपकी प्रोसेस क्या थी, यानी कि कलेक्शन ऑफ डाटा एंड द फैक्ट्स, जो भी आपने डाटा कलेक्ट किया वो डाटा उसके अंदर लिखो। एनालिसिस एंड द फैक्ट फाइंडिंग प्रोसीजर, एनालाइज करो उसको, फैक्ट फाइंडिंग प्रोसीजर मतलब होता है ना पूरी आपको सीक्वेंस बतानी है कि उस सीक्वेंस में आपने काम क्या किया है। कभी रेसिपी बुक पढ़ी है, इंग्रेडिएंट्स होते हैं, फिर हर एक इंग्रेडिएंट को क्या यूज़ होता है वो लिखा होता है, उस इंग्रेडिएंट को किस तरीके से यूज़ करना है सब कुछ, और लास्ट में कंक्लूजन में लिखा होता है कि क्या बन के आया आपके पास। तो उसमें क्या किया आपने, एनालाइज भी कर लिया, फैक्ट फाइंडिंग भी कर ली, प्रोसीजर भी बता दी कि किस किस प्रोसीजर से काम किया। पहले मैंने उसको सेग्रेट किया था, इन्फॉर्मेशन को समझा था,
उस इन्फॉर्मेशन में मैंने ट्राई एंड एरर मेथड लगाकर देखा, अपने फाइंडिंग्स को फाइंड आउट किया और उसके बाद लास्ट में जाकर मैंने अपना कंक्लूजन लगा दिया, यानी कि अपनी समरी लिख दी पूरी की पूरी, ये काम हमने किए थे। तो बिजनेस रिपोर्ट के अंदर आपके फर्स्ट पॉइंट से लेकर लास्ट पॉइंट तक, आपके इनपुट से लेकर आपके आउटपुट तक जितने भी काम हुए वो सारे काम की एक डिटेल्ड समरी होनी चाहिए। और समरी कैसी होनी चाहिए? जो क्लियर हो, कंप्लीट हो और ब्रीफ भी हो। ब्रीफ मतलब इतनी ब्रीफ कि उसमें की इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन कट जाए, या इतनी ब्रीफ कि इनरेलीवेंट इन्फॉर्मेशन कट जाए, इररेलीवेंट इन्फॉर्मेशन कट जाए। तो क्या है आपका? द एग्जीक्यूटिव समरी एक्ट्स लाइक द एब्स्ट्रैक्ट ऑफ द रेगुलर ऐसे। जनरली हम जो नॉर्मल ऐसे लिखते हैं, उस ऐसे के की पॉइंट्स अगर मैं उठा लूँ तो वो समरी है मेरी। ये शॉर्ट में बता दो क्या कहना चाहते हो। It will briefly state the purpose of the report, it will briefly describe the methodology and to investigate the issues, and it will list the key points and findings that are found in the report। तो जो जो आपकी रिपोर्ट में आपको फाइंड आउट करें, यानी कि समरी इस तरह की होनी चाहिए जो बताए कि आपने ये काम क्यों किया, कैसे किया, किस लिए किया और इसको करने के बाद आपको बेनिफिट क्या मिले होंगे। जो हमने सुबह जितने भी हमने पढ़े थे कि कॉन्फ्रेंसेस हुए करंट अफेयर्स के अंदर, उन 4 लाइनों में उन्होंने पूरा एक्सप्लेन किया था क्या इशू था, कब काम किया, क्या काम किया और उसका सोल्यूशन क्या आया। उन 4 लाइनों में उन्होंने सब कुछ एक्सप्लेन कर दिया था। तो हमें पूरे पूरे पैराग्राफ दिए हुए हैं या समरी दी हुई है किसी भी एक्ट की समरी दी हुई है, तो वो उनकी एक बेसिकली बिजनेस रिपोर्ट है, एडवर्टाइजमेंट रिपोर्ट है, मैगजीन रिपोर्ट है। तो रिपोर्ट के कई तरह के पार्ट हो सकते हैं। आप मैगजीन के पॉइंट ऑफ व्यू से लिख सकते हो, आप डिटेल्ड रिपोर्ट लिख सकते हो। अब जो आपको यहाँ पर आपकी बुक्स में दी हुई हैं करंट अफेयर्स के अंदर, वो सारी हैं आपकी मैगजीन रिपोर्ट्स। मैगजीन रिपोर्ट मतलब क्लियर कट, शॉर्ट, क्रिस्प इन्फॉर्मेशन कि क्या एक्चुअल में होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद है आपका इन द की फाइंडिंग रिकमेंडेशन सेक्शन यू विल आइडेंटिफाई एंड डिस्क्राइब योर की फाइंडिंग्स एंड मार्क योर रिकमेंडेशन। की फाइंडिंग्स मतलब मेजर बातें क्या पता चली आपको, क्या इंपॉर्टेंट था उसका, वो सब आप उसके अंदर लिख दोगे। ठीक है जी। उसके बाद आ जाओ जी, यहाँ पर ख़त्म हो चुका है, अगला टॉपिक स्टार्ट है। उसके बाद इंटर एंड इंट्रा डिपार्टमेंटल कम्युनिकेशन। इंटर और इंट्रा, डिफरेंस पता है? इंटर और इंट्रा इंटर बिटवीन और इंट्रा बिल्कुल। जब हम बात करते हैं इंट्रा की, यानी कि हम अपने विद इन ऑर्गेनाइजेशन की बात कर रहे हैं। इंट्रा ऑर्गेनाइजेशन मतलब ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ही आपको बात करनी है। इंटर ऑर्गेनाइजेशन मतलब अपने ऑर्गेनाइजेशन से बाहर दूसरे ऑर्गेनाइजेशन से आप बात कर रहे हो। जैसे स्कूल में कंपटीशन होते थे, इंट्रा स्कूल, इंटर स्कूल। कभी लिखी है बिजनेस रिपोर्ट या फिर स्कूल रिपोर्ट्स लिखी होंगी। इंट्रा स्कूल कंपटीशन हो रहा है, इंटर स्कूल कंपटीशन हो रहा है, तो इंट्रा में लिखते थे जो हमारे स्कूल के विद इन हो रहा है, इंटर में लिखते थे 3-4 स्कूलों में मिलकर जो कंपटीशन हो रहा है उसके बारे में। तो इंटर इंट्रा का डिफरेंस कितना है? इंट्रा इज विद इन और इंटर इज बिटवीन, बियॉन्ड। ठीक है जी। तो अब हम बात करेंगे इंटर और इंट्रा कम्युनिकेशन की। अब एक डिपार्टमेंट, एक बिजनेस आप काम कर रहे हो, सारे गूंगे तो है नहीं वहाँ पे कि चुपचाप अपना काम करते रहो, आपको किससे बोलने का कोई मतलब नहीं पड़ेगा। या फिर आप अकेले सुनसान जगह पर भी काम नहीं कर रहे हो, आप सोसाइटी के बीच में रहकर काम करते हो, तो आपको कम्युनिकेशन करना तो पड़ेगा ही पड़ेगा। बिना कम्युनिकेशन के बात होगा ही नहीं। अब ठीक है, टेस्ट है, अंकुर सर मन में सोच रहे टेस्ट होगा, आपको बताए नहीं ना, आपको क्वेश्चंस बताएं तो आप क्या टेस्ट कर पाओगे? काम को करने के लिए कम्युनिकेशन होना ज़रूरी है। इंटर और इंट्रा डिपार्टमेंटल कम्युनिकेशन हैज़ लार्जली बीन अ फॉर्मल अफेयर। अभी फॉर्मल अफेयर क्यों? नॉर्मल पता है हमें कि हमें सोसाइटी के अंदर रहकर काम करना है, ऑर्गेनाइजेशन के अंदर वाले लोगों से भी बात करनी पड़ेगी। एम्प्लॉय का एम्प्लॉय के साथ अच्छा रिलेशन होना चाहिए, एम्प्लॉय का सोसाइटी के साथ भी अच्छा रिलेशन होना चाहिए। तो यानी कि इंटर कम्युनिकेशन की भी ज़रूरत पड़ती है और इंट्रा की भी। अब दोनों कम्युनिकेशन होंगे कैसे? अब इंट्रा के अंदर तो क्या करते हैं, हम मेल कर सकते हैं। मेल कब करते हैं? जब आपके कलीग्स आपस में बात करना चाहती हैं या फिर आपका बॉस आपसे बात करना चाहते हैं, तो वो भी मेल लिखते हैं। अब उस मेल को लिखना या फिर वो जो इन्फॉर्मेशन आपको तक पहुंचाई जाती है, उसके कई नाम दिए हुए हैं इसमें। पहला नाम है हमारे पास क्या? मेमोरेंडम। मेमोरेंडम मतलब मेमो बनाएगा। इसका मतलब ये होता है कि सर्कुलेट करना। वैसे मेमोरेंडम का मतलब होता है सर्कुलेट करना। क्या सर्कुलेट करेगा? ये इन्फॉर्मेशन सर्कुलेट करेगा। कोई भी इन्फॉर्मेशन सर्कुलेट कर सकता है। So the term memorandum, memo, has been misunderstood as a part of disciplinary proceedings. Far from it, the word best means a note, a record for a future use. अब मेमोरेंडम में जब आप इन्फॉर्मेशन रिकॉर्ड करते हो, इन्फॉर्मेशन सर्कुलेट करते हो, तो हमेशा लिख कर करते हो।
ओरल कम्युनिकेशन नहीं करोगे, रिटन कम्युनिकेशन होगा। रिटन होगा तो रिकॉर्ड बनेगा, जो भी चीज़ लिखित होती है उसका रिकॉर्ड हमेशा रहता है, फ्यूचर तक रहता है। तो आप रिकॉर्ड बना रहे हो फ्यूचर यूज़ का, प्लस जो भी आपने रिटन कम्युनिकेशन किया है, यानी कि मेमोज के थ्रू कम्युनिकेशन अगर आपने किया होगा, क्या उसका लीगल रेलिवेंस है, रिकॉर्ड्स है, एविडेंस है। एविडेंस बन सकता है कि हाँ आपने उस तारीख को ये इन्फॉर्मेशन सबको सर्कुलेट की थी। मेल होगा तो मेल के अंदर तारीख होगी, लेटर होगा तो लेटर में तारीख होगी, हर एक के डिपार्टमेंट में वो सर्कुलेट हुआ होगा तो सारी इन्फॉर्मेशन होगी उसके अंदर, बिल्कुल होगी। तो आगे क्या बोलता है, इट इज़ यूजफुल मोड ऑफ इंटरनल कम्युनिकेशन। इंटरनल कम्युनिकेशन यानी कि इंट्रा कम्युनिकेशन के अंदर बहुत ज़रूरी है। मेमोरेंडम या फिर मेमोरेंडम इन प्लूरल plays a convenient and flexible report while much of the inter and intra office communication is being done over the phone. Memorandum are preferred when one need to convey information in the writing. क्या बोलते हैं, जनरली तो आजकल मॉडर्न ज़माना है, हम फ़ोन पे बात कर लेते हैं, छोटी मोटी चीज़ों के लिए हम मेमोरेंडम नहीं लिखते, लेकिन जिस चीज़ का रिकॉर्ड मेंटेन करना है, आपको कोई काम करने से आपके बॉस ने मना कर दिया कि ये काम नहीं करना, या कोई स्पेसिफाई काम करने के लिए बोला है कि ये काम करना है, तो उस चीज़ के लिए हमेशा रिटन इन्फॉर्मेशन देना, अपने ऑफिस में जाके उसको ओरल पे मत करके देना। ओरल पे करके दोगे तुम फंस सकते हो। तो रिटन जब भी चाहिए होगा, कब चाहिए होगा, जब आपको रिकॉर्ड मेंटेन करना होगा। सो देयर आर माइनर वेरिएशन इन फॉर्मेट बट मोस्ट मेमोज हैव द सेम हेडिंग। तो मेमोज के अंदर क्या होती है, जनरली एक हेडिंग होगी, सेम ही हेडिंग होती है। द डिफरेंस विद द लेटर फॉर्मेट इज ऑब्वियस, इनसाइड नेम एंड एड्रेस डन अवे। अब लेटर लिखते थे तो पहले हेडिंग होती थी, फिर बंदे का एड्रेस आता था, उसके बाद अपने सेंटर का नाम आता था, और उसके बाद सब्जेक्ट आता था, सब चीज़ें आती थी। अब ये बोलता है कि लेटर से थोड़ा डिफरेंट है, क्योंकि इंट्रा कम्युनिकेशन है तो आपको एड्रेस वेड्रेस लिखने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। आप लेकिन रेफरेंस नंबर लिखोगे, डेट होगा, कंपनी का नाम आएगा, कंपनी का प्लेस आएगा। द माइनर वेरिएशन, ज़्यादा वेरिएशन नहीं होंगी बट छोटी सी वेरिएशंस होंगी। नोर आर सैल्यूटेशन इज ऑप्शनल। सैल्यूटेशन लगाओ या ना लगाओ, यानी कि डियर सर या फिर योर्स फेथफुली, ये सब आप लगाओ या ना लगाओ, ज़रूरी नहीं है। इनसाइड नेम एंड एड्रेस आर डन अवे, नो सैल्यूटेशन आर यूज्ड। इनफॉर्मल टोन एंड यूज ऑफ पर्सनल प्रोनाउन इज अलाउड। थोड़ा बहुत इनफॉर्मल कर सकते हो क्योंकि इंटरनल कम्युनिकेशन है। जब इंटरनल होता है वो सेमी फॉर्मल होता है या फिर बिजनेस इनफॉर्मल होता है। तो जो बिजनेस इनफॉर्मल होगा वो इनफॉर्मल लैंग्वेज में ड्राफ्ट किया जा सकता है। Numbering is optional. Titles such as inter-office communication, office memorandum, inter-office correspondence may be used. तो इन तीनों में से कोई भी टाइटल आप यूज़ कर सकते हो। इंटर-ऑफिस कम्युनिकेशन, ऑफिस मेमोरेंडम या इंटर-ऑफिस कॉरेस्पॉन्डेंस। एंड मोस्ट कॉमन जो नेम होता है उसका ऑफिस मेमोरेंडम होता है जो हम यूज़ करते हैं। व्हेन एड्रेस टू ऑल एम्प्लॉयज़ अ मेमोरेंडम इज गुड एज एन ऑफिस सर्कुलर। तो क्या बोलता है, जब आपको सभी एम्प्लॉयज़ से बात करनी है तो आप वहाँ पर मेमोरेंडम लिख सकते हो, या फिर ऑफिस का सर्कुलर है या फिर मेमोरेंडम है, दोनों ही बेस्ट है। तो मेमोरेंडम में आप डाल सकते हो। तो जनरली मेमोरेंडम आप डालते क्यों हो, जब आपको सामने वाले को कोई चीज़ याद दिलानी होती है, उसको कोई रिमाइंड कराना होता है बात को, लाइक उसको आपको कोई इन्फॉर्मेशन देनी है, तो उन चीज़ों के लिए क्या लिखा जाता है, आपका मेमोरेंडम लिखा जाता है। अब कल सबको पता है कि कल अकेडमी की छुट्टी है, ठीक है। अब इसी बात को अगर मुझे मेमोरेंडम में बताना है हर एक एम्प्लॉयज़ को, सो इट इज़ रिटन टू रिमाइंड यू ऑल दैट टुमारो इज़ अ हॉलीडे फॉर द अकेडमी। एक्चुअल में मैं बोल नहीं रही हूँ, मैं सिर्फ एग्जांपल दे रही हूँ। तो मेमोरेंडम क्या होता है, किसी चीज़ को बात को याद दिलाने के लिए यूज़ हो सकता है, और किस चीज़ के लिए यूज़ हो सकता है, आपको किसी चीज़ की इन्फॉर्मेशन देनी है तो या तो रिमाइंड कराना है, किसी को डांट पड़वानी है, रिमाइंड करवाना है, या फिर आपको कोई इन्फॉर्मेशन सर्कुलेट करनी है। उन सब चीज़ों के लिए क्या यूज़ हो सकता है आपका मेमोरेंडम। मेमोरेंडम में अगेन वो होगा, कंपनी का नाम आएगा, रेफरेंस नंबर आएगा, डेट आएगी, ऑफिस मेमोरेंडम। डियर सर लगाने की ज़रूरत नहीं क्योंकि पूरी टीम को दे रही हो, तो अकेले किसी पर्सन को आप डिनोट नहीं कर रहे हो। जो भी मेथड है आपका वो हार्डली 3 और 4 लाइन्स में कवर हो जाता है, क्योंकि इन्फॉर्मेशन ही देनी है, बताना है कि ये होना है, तो उसके लिए कोई इफ एंड बट नहीं है। सिर्फ आपको ऑर्डर देना, किसी को ऑर्डर देना हो, किसी को कोई चीज़ याद दिलानी हो कि इट्स रिटर्न टू रिमाइंड यू दैट मिस्टर ABC या जो भी है इज़ नो मोर द एम्प्लॉय ऑफ द ऑफिस, ताकि सबको पता चल जाए कि अब उनको ऑफिस से निकाल दिया गया है। तो उस चीज़ के लिए क्या लिखोगे आप, मेमोरेंडम लिखोगे। लास्ट में साइन लिख लो, वो लिखना ज़रूरी नहीं है, क्या योर्स ट्रूली, योर सिंसियरली, वो सब डालना कोई ज़रूरी नहीं है, ठीक है। इसी तरह से स्पेसिमेन 2 देखो, सेम है, बस पहले वाले में आपने क्या नाम लिखा था, पहले वाले में ऑफिस मेमोरेंडम, दूसरे वाले में मेमोरेंडम लिखा है, बाकी सब सेम है।
तीसरे वाले में क्या है आपका, तीसरे वाले में आपका, तीसरे वाला आपका ब्लॉक्ड है, मेमो 17 है ना, रेफरेंस नंबर। रेफरेंस नंबर कुछ नहीं है, रेफरेंस नंबर को यूनिक नंबर है जो आप किसी भी डॉक्यूमेंट को दूसरे डॉक्यूमेंट से वेरीफाई करने के लिए डालते हो, कुछ भी हो सकता है। लाइक मैं अपनी क्लासेस का वेरिफिकेशन कैसे करती हूँ, चैप्टर 6 क्लास 1, चैप्टर 6 क्लास 2, तो वो मैं उसको वेरीफाई करती हूँ, तो वो भी रेफरेंस नंबर है। आपसे पूछूंगी कि किस क्लास की बात कर रहे हो, तो 6.2, 6.3, 6.4 वो मेरा रेफरेंस नंबर है। उसी तरह से अगर मेमोरेंडम के लिए उन्होंने स्पेशल रेफरेंस नंबर लगा दिया तो कर सकते हैं। लाइक ये वाला जो रेफरेंस नंबर है, जिन कंपनीज में बहुत मेजरली रेजोल्यूशन पास होते हैं, बहुत मेजरली इंफॉर्मेशन पास होती है, तो वो इस तरह से रेजोल्यूशन नंबर बनाती हैं, अपना मंथ और ईयर, उसके आगे मंथ का पहला रेजोल्यूशन गया है, मंथ का दूसरा रेजोल्यूशन गया है, मंथ का तीसरा, तो यहाँ पर नंबरिंग चेंज होती रहती है। फिर जैसे ही सेकेंड मंथ स्टार्ट हुआ तो 1 से नंबरिंग स्टार्ट, मंथ नंबर 2, ईयर सेम रहेगा। फिर थर्ड मंथ 1 से स्टार्ट हुआ, मंथ नंबर 3, ईयर सेम रहेगा। तो रेफरेंस नंबर आप किसी भी फॉर्मेट में बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है जी, चलो जी आगे चलते हैं। ये स्पेसिमेंस है, कुछ आपके लिखे होंगे ब्लॉक में, कुछ लिखे होंगे सेमी ब्लॉक में। ब्लॉक और सेमी ब्लॉक का डिफरेंस कौन बताएगा? ब्लॉक में तो सारे रेफरेंस है और सेमी ब्लॉक में सो आपका ऑफिस मेमो होता है वो सेमी ब्लॉक फॉर्मेट में होता है, कुछ राइट में होता है, कुछ लेफ्ट में होता है। तो इंडेंट उसका स्टार्ट करते समय थोड़ा सा राइट कर सकते हो और बाकी लेफ्ट में रखना चाहो तो लेफ्ट में भी रख सकते हो। ठीक है जी। मेमोरेंडम से मिलता जुलता एक और है ऑफिस सर्कुलर। ऑफिस सर्कुलर तब यूज़ करना चाहिए जब आपको ऑलमोस्ट सभी एम्प्लॉयज़ से बात करनी है, लार्जर नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ से बात करनी है। जनरली मेमोरेंडम यूज़ होता है एक छोटे से डिपार्टमेंट के लिए, सर्कुलर यूज़ होता है पूरे होल नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़, यानी कि आपके पास सुनने वाले लोग बहुत ज़्यादा हैं। सिंस इट्स एन इंटरनल कम्युनिकेशन देयरफॉर इट हैज़ ट्रेडिशनली बीन ब्रीफ एंड बिजनेस लाइक फॉर्मल एंड डेविएशन ऑफ सेल्फ। बाकी सारी चीज़ें सेम रहेंगी जैसे हमारी मेमो में थी, क्योंकि ये सारा का सारा इंटरनल है तो इसके अंदर प्रॉपर फॉर्मल यूज़ करना ज़रूरी नहीं है। सेमी फॉर्मल हो सकता है, थोड़ा इनफॉर्मल हो सकता है। लाइक कंपनी का नाम आ गया, सर्कुलर नंबर आ गया आपका और डेट आ गई, उसके बाद 2-3 लाइन में ख़त्म और लास्ट में क्या हो गया आपका साइन आ गया। तो दोनों का फॉर्मेट सेम होता है। द ओनली डिफरेंस इज मेमो इज़ यूज रिलेटिवली स्मॉलर नंबर, ऑफिशियल सर्कुलर इज़ यूज टू रिलेटिवली हायर एम्प्लॉयज़। और उसके अलावा मेमोज का जो जनरली यूज़ किया जाता है ऑर्डर देने के लिए, यानी कि आपको सिर्फ ऑर्डर देना है कि ये काम आपको करना ही है, किसी चीज़ के बारे में आपको याद दिलवाने के लिए या आपकी डांट पढ़ाने के लिए। ऑफिस सर्कुलर एनी अदर काइंड ऑफ इंफॉर्मेशन के लिए यूज़ हो सकता है। ठीक है जी, चलो जी। उसके बाद नेक्स्ट क्या है हमारा, नेक्स्ट है हमारे पास ऑफिस ऑर्डर्स। ऑफिस ऑर्डर्स क्या हैं? वो ऑर्डर्स जो ऑफिस की तरफ से जाते हैं। ये भी अगेन हमारा इंटरनल कम्युनिकेशन का पार्ट है, लेकिन इसके अंदर क्या होगा, इसके अंदर हम वो सारी इन्फॉर्मेशन को इंक्लूड करेंगे जिसका सीधा संबंध आपके राइट्स से, आपके अधिकारों से है। आपको बोल दिया गया कल सुबह जल्दी आना है, आपके प्रिविलेजेस को, आपके बेनिफिट्स को थोड़ा सा अफेक्ट करेगा, तो उस टाइम पर आपको ऑफिस ऑर्डर दिए जाएंगे। सिमिलर ही है मेमोरेंडम जैसा, सिर्फ इनका जो पीछे का बेस है वो चेंज हो रहा है, इन्फॉर्मेशन का काइंड चेंज हो रहा है, तो इसलिए नाम चेंज हो रहा है। फॉर्मेट सेम है, लिखने का तरीका सेम है, साइन करने का तरीका सेम है, ड्राफ्टिंग में कोई चेंज नहीं आएगा, सिर्फ इन्फॉर्मेशन में चेंज आएगा थोड़ा थोड़ा। तो मेमोरेंडम में किसी भी काइंड का आपको लोगों को बताना है कि हमारे रूल्स पॉलिसी ये है, यानी कि सिमिलरली उनको भी ऑर्डर देना है। और सर्कुलर में क्या किया था हमने, एनी काइंड ऑफ इन्फॉर्मेशन देनी है। ऑफिस ऑर्डर में क्या है, वो सारी इन्फॉर्मेशन जो जनरली अफेक्ट करेगी आपके राइट और प्रिविलेजेस को। कल से आपकी कोई बेनिफिट्स अगर बंद कर दिए जा रही हैं तो वो आपको अफेक्ट करेंगे क्या, आपके राइट्स एंड प्रिविलेजेस को। तो उसके लिए जो टर्म यूज़ होगा वो क्या होगा, आपका ऑफिस ऑर्डर्स। इसकी लैंग्वेज आपकी फॉर्मल रहेगी, क्योंकि यहाँ पर आपके अधिकारों का हनन हो रहा है या फिर आपको एक्स्ट्रा अधिकार मिल रहे हैं। तो इसका टोन जो होगा कम्प्लीटली आपका फॉर्मल होगा, लीगल प्रोविजन से बनाया जाता है। और पैसिव वर्ब्स प्रेफर्ड होते हैं। पैसिव कौन से होते हैं? ऐसे ना करो, मैंने ग्रामर इतने अच्छे से कराई है तुम्हें। पैसिव कौन से होते हैं? वेरी बैड, तुम क्लास लगाओ सारी की सारी पुरानी पहले। They carry a number since they remain in force till revoked and filed for future reference।
तो इनके लिए क्या होता है, कुछ पर्टिकुलर टाइम भी आप डिस्क्राइब कर सकते हैं, कल से परसों तक ऐसा होगा, कुछ टेन्योर के लिए ऐसा होगा, या परमानेंट ऐसा होगा, तो एनी पीरियड ऑफ टाइम भी इसके अंदर डिस्क्राइब किया जा सकता है। ऑफिस ऑर्डर का भी फॉर्मेट आपका सिमिलर रहेगा, डेट आएगी, ऑर्डर नंबर आएगा, और 2-3 लाइन में आपको कंटेंट अपना ख़त्म करना है और आपको लास्ट में साइन करना है। अगर आपको किसी और को भी स्पेशली भेजना है तो साथ में सीसी लिख सकते हो। सीसी का मतलब क्या था, किसी और को भी भेजना है कि इसको भेजा गया उसको भी बताना है। ठीक है, ठीक है। उसके बाद है हमारे पास नेक्स्ट ऑफिस नोट्स। ऑफिस नोट्स काम करते हैं दो डिपार्टमेंट के बीच में। दो डिपार्टमेंट को एक दूसरे से बात करना है, जैसे कि सेल नोट बना कर दिया, परचेज नोट बना कर दिया, ऐसे ही आपको दो डिपार्टमेंट्स के बीच में जब बात करनी होती है तो उसके लिए आप जो डॉक्यूमेंट क्रिएट करते हो उसको बोला जाएगा क्या, ऑफिस नोट। सो ऑफिस नोट आर एक्सचेंज बिटवीन टू डिफरेंट डिपार्टमेंट्स। कंपनीज फॉलो अ पर्टिकुलर फॉर्मेट ऑफ नोट्स फॉर दिस टाइप। नोट में डिफर फ्रॉम कंपनी टू कंपनी, तो ये डिफरेंट हो सकते हैं हर कंपनी का अलग, यानी कि इसका कोई फिक्स्ड फॉर्मेट नहीं है। स्पेसिफाइड ये है कि यहाँ पर आपको लिखना पड़ेगा कि किससे आया है, क्योंकि डिपार्टमेंट टू डिपार्टमेंट है तो किस डिपार्टमेंट से किस डिपार्टमेंट को जा रहा है। तो यहाँ पर ऊपर कंपनी का नाम, डेट, रेफरेंस नंबर, फ्रॉम दिस डिपार्टमेंट टू एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट, सब्जेक्ट लिखा जाएगा। इसका टोन फॉर्मल रहेगा क्योंकि इंटर डिपार्टमेंटल आपकी कम्युनिकेशन हो रही है। साथ में इसके अंदर डिटेल्स चीज़ें जाती हैं, क्योंकि ये इन्फॉर्मेशन आप जब ही करते हो जब कोई मेजर दिक्कत होती है। ये जनरली मेल में किया जाता है, ऐसे लेटर्स नहीं बनाए जाते। लेटर्स तभी बनाए जाते हैं जब सामने वाले से आपको कोई हार्ड कॉपी चाहिए होती है, कोई डॉक्यूमेंट चाहिए होता है, ताकि लॉन्ग टर्म तक उनके रिकॉर्ड्स में मेंटेन रहें। ठीक है जी। इंटर डिपार्टमेंट मीटिंग करनी हो तो वहाँ पर भी आप इंटर ऑफिस या फिर ये नोट्स बना सकते हैं। ठीक है जी, चलो जी, इतना ही करेंगे आज लेक्चर।